दोस्तों नमस्कार। कायदे से तो इस देश में तमाम मंत्रालयों का मोनेटाइजेशन हो जाना चाहिए था। कायदे से इस देश में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों का निजीकरण हो जाना चाहिए था। और कायदे से तकरीबन 24 बड़ी कंपनियां और भी हैं जिनका डिसइन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन यह सब हुआ क्यों नहीं, जबकि यह दौर तो रिफॉर्म का है, आर्थिक सुधार का है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का है, देश को विकसित बनाने का है। बावजूद इसके लैंड रिफॉर्म हो नहीं पा रहा। स्पेस रिफॉर्म की बात लगातार सरकार कर रही है। डिफेंस के क्षेत्र में रिफॉर्म का मतलब कॉरपोरेट के हाथों में प्रोडक्शन तक थमाने की स्थिति में सरकार आ चुकी है। और इन सब के बीच चाहे वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो, चाहे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म हो, चाहे इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म हो, लेकिन इन तमाम रिफॉर्म का जिक्र करते करते दो ही बात आखिर में आपके और हमारे जहन में बचेगी। दरअसल रिफॉर्म का मतलब इस देश में आम लोगों की भागीदारी बिल्कुल नहीं, इस देश के कॉरपोरेट की भागीदारी और सरकार की नीतियां। और कॉरपोरेट के भीतर अगर यह सवाल धीरे धीरे बड़ा हो चला है कि अगर इसी तरीके से सरकार चलती रही, जिन बातों का जिक्र चुनाव से पहले होता था और अब उन बातों का कोई जिक्र करता नहीं है, और यहां तक बात आ चुकी हो कि अगर मुंबई पर बीजेपी का कब्जा नहीं रहा तब क्या होगा। तमाम कॉरपोरेट के हेडक्वार्टर इस दौर में कहीं मॉरिशस में है, कोई दुबई में है, कोई दुनिया के दूसरे देश में है, लेकिन मुंबई सभी का ठौर ठिकाना है। और मुंबई का मतलब इस देश की आर्थिक राजधानी भर नहीं है, बल्कि इस देश में राजनीति को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा मुंबई के रास्ते ही निकलकर मौजूदा सत्ता के पास बीते 10 वर्षों में कितना पहुंचा है। और इस दौर में रिफॉर्म के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, मोनेटाइजेशन के नाम पर जो लाखों करोड़ का खेल इस दौर में हो गया, क्या अब महाराष्ट्र चुनाव से पहले, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर धड़कनें कॉरपोरेट की कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है? और जो एनडीए गठबंधन के भीतर के नए सहयोगी निकलकर साथ जुड़े, उनकी जो चाहत है उसमें खास तौर से चंद्रबाबू नायडू का जिक्र यहां करना चाहिए। उनको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दे पाने की स्थिति में दिल्ली है नहीं। और जिस कॉरपोरेट के आसरे वो सोचते हैं कि अगर उन्हें काम दे दिया जाए तो उतना पैसा खुद उनके पास चल कर आ जाएगा, लेकिन उन कॉरपोरेट के साथ भी दिल्ली खड़ा होना नहीं चाहती है। तब एनडीए के भीतर क्या यह सोच बड़ी हो चली है कि अगर महाराष्ट्र हारे, मुंबई हारे, कॉरपोरेट खिसकने लगा तब क्या होगा, उन्हें रोकेगा कौन? यहीं से बात असल में आज हम शुरू करेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए, राजनीति में अपनी गद्दी कोई छोड़ता नहीं है और नई पीढ़ी के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। जिक्र नई पीढ़ी का कर देगा लेकिन अपनी गद्दी नहीं छोड़ेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर ध्यान दीजिए तो वो अंबानी हो या अडानी हो, उन्होंने अपने बच्चों के लिए किस किस धंधे को किस किस के हवाले करना है इसका ऐलान भी कर दिया और एक टाइमलाइन भी तय कर दी। तो क्या अंबानी और अडानी या दूसरे कॉरपोरेट की नई पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी सोच के साथ चलने को तैयार होगी, या वो भी कोई नया चेहरा खोज रही है? जिस तरीके से अब बड़ा सवाल महाराष्ट्र के चुनाव में हार के बाद, मुंबई गंवाने के बाद जो नई परिस्थिति आर्थिक तौर पर और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो कॉरपोरेट के आश्रय बननी है, अगर वो डगमगा गई तो फिर अगला चेहरा कौन होगा? और ये सोच और समझ शायद किसी दूसरे के हाथों में अपनी गद्दी को सौंपने की तैयारी क्या हो सकती है? दरअसल सारी सुई अटक गई है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, जहां की राजनीतिक जमीन बहुत साफ तौर पर बता रही है कि बीजेपी के लिए वहां पर 50 सीट जीत पाना भी इस दौर में मुश्किल हो चला है। तो एनडीए कितनी सीटों को जीत पाएगा, तो 100 का आंकड़ा भी बहुत दूर की गोटी है। और ऐसे में जिस राज्य में जिस राजनीतिक सत्ता की सत्ता काबिज होती है, उसके हिसाब से तो उस राज्य के कॉरपोरेट को चलना ही पड़ेगा। और मुंबई की पहचान क्या है? मुंबई की पहचान इस देश के जीडीपी में 6% की हिस्सेदारी है, कहीं 6.5-7% तक आप कह सकते हैं।
जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है वो तकरीबन 25% मुंबई से जुड़ा है। जो समुद्री रास्ते से व्यापार होता है वो भी तकरीबन 60-65% मुंबई से ही जुड़ा है। जो कैपिटल ट्रांजैक्शन इंडिया से होता है वो 70% मुंबई से ही होता है। इस दौर में जो भी कॉरपोरेट मल्टीनेशनल कंपनी हो, बड़ी कंपनियां हो या कॉरपोरेट के आश्रय, अगर आप उनके हेडक्वार्टर को टटोलेंगे, वो चाहे गुजरात के ही क्यों ना हो, और देश के टॉप मोस्ट 20 गुजराती कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं उनके भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। 20% सेंट्रल एक्साइज मुंबई से ही इस देश में समेटा जाता है, जो टैक्स कलेक्शन होता है। जो फॉरेन ट्रेड होता है 40% मुंबई के जरिए होता है। कॉरपोरेट टैक्स की वसूली जो देश भर में होती है उसमें लगभग 12,000-13,000 करोड़ रुपए सिर्फ मुंबई से ही वसूले जाते हैं। शेयर बाजार का तो कहना ही क्या है। यानी एक ऐसी नगरी पर कब्जा जिस पॉलिटिकल पार्टी का होगा, उस नगरी में अपने नेटवर्थ और अपने पूंजी और अपने धंधे को लेकर वारे न्यारे करने वाले कैसे उस राजनीति के साथ खड़े नहीं होंगे जिस राजनीति के साथ खड़े होने से अभी तक दिल्ली ने उन्हें रोक रखा है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में बीजेपी के भीतर हो ना हो, लेकिन मोदी और शाह के भीतर महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर यह सबसे बड़ा सवाल है। और यह सवाल कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के भीतर भी है और नीतीश कुमार भी इसकी बारीकी को अब समझने लगे हैं कि आखिर पैसा ही सब कुछ है। राजनीतिक ताकत उस पूंजी से जुड़ी है जहां पर कॉरपोरेट साथ खड़ा होगा, और कॉरपोरेट दाएं बाएं ना जाए, इसकी पूरी व्यवस्था मोदी सरकार ने अपने दौर में की है। तो आइए आज ऐसे ऐसे पन्नों को खोलने की जरूरत है जहां पर बहुत साफ तस्वीर इस देश की बदलती राजनीति या दिल्ली की सत्ता को लेकर उठते सवाल जो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद होंगे, इसकी गारंटी है। और ये होने वाली तस्वीर कॉरपोरेट से निकलेगी, इसकी भी गारंटी है। और कॉरपोरेट की पूंजी इस देश में किसी की भी सत्ता या कोई भी चेहरा दिल्ली की गद्दी पर हो, उसके पीछे वो खड़ी नजर आपको आएगी। और उस चेहरे या उस गद्दी को लेकर कॉरपोरेट उसकी चाबी अपने पास हमेशा से रखती रही है। हमें लगता है शुरुआत तो शेयर बाजार से करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार को लेकर राहुल गांधी का बयान हो या उनका चौंकना हो, जो खेल कॉरपोरेट के जरिए शेयर बाजार में हुआ, सरकारी कंपनियों के जरिए जो शेयर बाजार में खेल हुआ, और लाखों करोड़ों का खेल एक दिन में 24 घंटों के भीतर हो गया, तो वो पैसा कहां गया? उस पैसे पर किसकी पकड़ है? वो पैसा पॉलिटिकल तौर पे चलता है या पॉलिटिक्स उस पैसे के आधार पर आने वाले वक्त में पॉलिसी बनाती है? इन्हीं पैसों के आधार पर इस देश में 6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन था। एक पाइपलाइन बनाई गई थी निजीकरण और मोनेटाइजेशन को लेकर, जो लाखों करोड़ों का खेल खुले तौर पर था। सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद बता रही थी हम ये करेंगे, इस मंत्रालय का ये बेचेंगे। उसमें सड़कें भी थी, पुल भी थे, उसमें रेलवे लाइन भी थी, उसमें एयरपोर्ट भी थे, पोर्ट भी थे, पावर सेक्टर भी था, कम्युनिकेशन भी था, माइन भी था, सब कुछ समाया हुआ था। इस दौर में ये सब थम गया है या अंदरूनी तौर पर यह खेल चल रहा है? इसको जरा शेयर बाजार से हमको लगता है परखने की जरूरत है। ध्यान दीजिए कि 2017 में मई के महीने में $2 ट्रिलियन मार्केट कैप था, यानी लगभग 166 लाख करोड़ बीएसई का मार्केट कैप था। 4 बरस के बाद वो 1 ट्रिलियन बढ़ता है और 2021 के मई के महीने में ये 3 ट्रिलियन होता है, यानी 249 लाख करोड़ का। उसके बाद जो 4 साल लगे, उसके बाद 2 ही बरस में खेल हो जाता है और 2 ही बरस के भीतर में यह 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है, यानी 333 लाख करोड़। यह नवंबर 2023 में। तो पहले राउंड में बढ़ा 4 साल लगे, दूसरे राउंड में बढ़ा 2 साल लगे, तीसरे राउंड में सिर्फ 1 साल से भी कम का वक्त लगता है। नवंबर 2023 से मई 2024 आते आते शेयर बाजार 5 ट्रिलियन डॉलर उसका मार्केट कैप होता, यानी 416 लाख करोड़। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 2024 के मई के महीने से अगर आज आप आएंगे तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने हुए हैं। सही मायने में 3 महीनों के भीतर में मार्केट कैप जो है लगभग
50 लाख करोड़ रुपए और बढ़ गया और इस वक्त वो तकरीबन 462 लाख करोड़ हो चला है। इस रफ्तार से शेयर बाजार का पैसा बढ़ना और उसमें जो तमाम कॉरपोरेट हैं उनके नेटवर्थ को भी समझिए, जैसे रिलायंस 20 लाख करोड़, जियो अलग है, वो तकरीबन 2 लाख करोड़ का अलग है। इसी तरह अडानी की अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी, तम अंबुजा सीमेंट, सबको जोड़ दीजिएगा तो ये 15 लाख करोड़ पार कर जाएगा। ये इनकी नेटवर्थ और उसकी ताकत है। और यहां पर एक सवाल कोई भी पूछ सकता है कि भारत की जनता की ताकत जिस एसबीआई में है, जिस एलआईसी में है, जिस पीएसयू में ओएनजीसी की ताकत है, एनटीपीसी की ताकत है, कोल इंडिया की ताकत है, इन जगहों के जब हम आपसे नाम ले रहे हैं, एसबीआई, एलआईसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी और कोल इंडिया, इसमें काम करने वाले लोग जो सरकारी कर्मचारी के तौर पर हो या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम कर रहे हो, इनकी संख्या जो है अंबानीज और अडानीज की तमाम कंपनियों में काम करने वाले लोगों की तुलना में 50 गुना ज्यादा है। यह इस देश का सच है। और इन तमाम जगहों के जो हमने नाम लिए, इनका पूरा जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 24-25 लाख करोड़ का है। तो यह जहन में आपके पहले सवाल आ जाए कि इस देश की इकोनॉमी उस कॉरपोरेट के आश्रय कैसे चलती है, जिस और कॉरपोरेट को अब यह लगने लगा है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी हारती है या मोदी शाह की सियासत जो शिवसेना को बीच में से काट गई, जो एनसीपी को बीच में से चीर गई, बावजूद इसके सत्ता दिल्ली के पास रहे और इस पूरी प्रक्रिया में राज्यपाल ने खुले तौर पर गैर संवैधानिक काम, गैर कानूनी काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह कह नहीं सका कि राज्यपाल ने गैर कानूनी काम किया है तो मुख्यमंत्री पुराना बनना चाहिए। उद्धव ठाकरे थे, एक टेक्निकल एस्पेक्ट फंसा दिया, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। कल्पना कर सकते हैं आप, दुनिया के किसी भी देश के किसी भी राज्य में ऐसी परिस्थिति नहीं होती है और इस देश के दूसरे राज्य में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों और मुंबई में क्यों? यहीं से असल सवाल निकलता है। तो ध्यान दीजिए, मुंबई यानी बीएमसी के चुनाव में 2.5 साल की देरी हो चुकी है। और जब हम 2.5 साल का जिक्र करते हैं, हमारी टीम ने इस पे बड़ा रिसर्च किया और बताया कि देखिए, बीएमसी का जो बजट होता है वो बजट वो 5 साल के लिए आती है, तो हर साल एक एक बजट करके चलती है, लेकिन उन सब के बावजूद भी साल दर साल बजट से काम नहीं चलता है। तो बीएमसी में इसीलिए 5 साल का जो इलेक्शन होता है, अगर 2012 के चुनाव में देखिए तो शिवसेना 75 सीट जीती थी, बीजेपी 31 सीट जीती थी। यहां पर कुल 227 सीटें हैं, 114 में सरकार बन जाएगी। इन्होंने मिलकर दाएं बाएं से करके बीएमसी में अपना कब्जा कर लिया। 2017 में शिवसेना 84 सीट जीतती है और बीजेपी 82 सीट जीतती है, दोनों मिलकर आते हैं। और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम बदलते हैं, उसमें मुंबई और महाराष्ट्र पे कब्जा करना है तो फिर बीएमसी चुनाव नहीं होते हैं। और बीएमसी चुनाव के साथ साथ बीएमसी का बजट देखिए, 2022 में जिस बरस चुनाव होने थे, बजट था 45,000 करोड़ का। उसके अगले बरस 2023-24 में आइएगा तो 52,000 करोड़ का बजट। जो मुंबई की सड़कों पर आप जब चलते हैं ना, तो आपको नजर आता होगा कितने गड्ढे हैं, कितनी परेशानी है, क्या मुश्किल है। बीएमसी कुछ करती नहीं है। इलेक्शन ही नहीं होने देंगे, क्योंकि इस देश की कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल और कॉरपोरेट का अड्डा मुंबई ही है। दुनिया में तीसरे नंबर का मुंबई शहर है जहां सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं। बात इससे भी नहीं बनेगी। असल सवाल तो यह है कि कॉरपोरेट डरा हुआ क्यों है। कॉरपोरेट के डरने के पीछे मुंबई का एक अपना इतिहास है। वो इतिहास में आपको चले चलना होगा 1955 में, जब संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ था। और उस दौर को याद कीजिएगा तो उस दौर में मोरारजी देसाई मुंबई स्टेट के सीएम थे। उन्होंने गोलियां चला दी थी और बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग मारे गए थे। खास तौर से जो हुतात्मा चौक, जो शहीद चौक होता है, हुतात्मा का अर्थ शहीद होता है, हुतात्मा चौक जो बना, वहां 15 लोग मरे और पूरे मुंबई के भीतर आंदोलन में 100 से ज्यादा लोग मरे। लेकिन जरा सोचिए, उस आंदोलन में लेफ्ट राइट सभी मुंबई में जो आंदोलन कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि मुंबई गुजरात में जाए।
वो चाहते थे वो महाराष्ट्र में रहे। गुजरात और महाराष्ट्र की लड़ाई यहीं से शुरू होती है और संयोग ऐसा है कि मौजूदा वक्त में मोदी और शाह उस गुजरात से आते हैं जिस गुजरात से अंबानी और अडानी भी आते हैं, और उससे बाद 18 और कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो गुजरात के ही हैं। डायमंड किंग भी वहीं से आते हैं। उस दौर की परिस्थिति में अगर याद कीजिएगा तो जहां डांगे, ठाकरे, जोशी, नरवणे, आत्रे, मधु दंडवते, पांडुरंग बाबट, नारायण गोरे, ये सभी लोग आंदोलनरत थे, एक साथ थे, विचारधारा दाएं बाएं हो चली थी। वही परिस्थिति क्या मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र और मुंबई के भीतर बन चुकी है? क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर और मुंबई के भीतर एक सवाल गुजरातियों को लेकर जरूर है, खास तौर से अब जब उद्धव ठाकरे इस नब्ज को बार बार ये कहकर दबाते हैं कि यहां के तमाम प्रोजेक्ट्स को देश के प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री नहीं बल्कि दो गुजरातियों ने गुजरात भेज दिया जो मुंबई में प्रोजेक्ट आए थे, चुनाव के वक्त भेज दिया। तो क्या उस वक्त भी एहसास हो चला था कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में कब्जा नहीं रहेगा? कॉरपोरेट्स की घबराहट यह है कि दुनिया का जो पूरा पैसा भारत के भीतर आता है वो 80% जो है वो मुंबई शहर में आता है और वहां से वो डाइवर्ट होता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर विदेशी पैसा जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर आ रहा है उसमें आपको उत्तर प्रदेश जाता हुआ पैसा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली के अनुकूल नहीं। उस पैसे का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में भी कम हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को संभाले हुए एकनाथ शिंदे के आश्रय बीजेपी राजनीति साध नहीं सकती है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के आश्रय जो दिल्ली की सरकार टिकी हुई है, और इन्होंने जो अपने लिए मांग की थी कि हमें ये चाहिए, वो कह तो दिया गया लेकिन कुछ भी दिया नहीं गया। इनके भी अपने कॉरपोरेट के साथ रिश्ते हैं या हर सरकार के होते हैं। उन रिश्तों के आश्रय चाहते हैं कि उनके करीबी कॉरपोरेट को इस दौर में तमाम प्राइवेटाइजेशन का हो या मोनेटाइजेशन का हो या पॉलिसीगत तरीके से जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनके अनुकूल हो, उन कंपनियों के अनुकूल हो, लेकिन सब कुछ रुका हुआ है। हर कोई इंतजार कर रहा है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, उस चुनाव का रिजल्ट होगा क्या। और इस प्रक्रिया के भीतर में जब हम आपसे बीएमसी का जिक्र कर रहे थे तो यहां एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि उसके बाद 2017 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव, इस प्रक्रिया के भीतर में आइएगा तो बीजेपी बीएमसी के चुनाव में जो पिछली बार 2017 के चुनाव में 82 सीट जीत गई थी, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से आंकड़ों के लिहाज से समझें, जमीनी स्तर पर नहीं आंकड़ों के हिसाब से समझे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो उसमें बीजेपी इसके पास सिर्फ 32 सीटें आ सकती हैं, 50 सीट कम हो जाएगी। ये घबराहट है। इसकी बड़ी घबराहट विधानसभा चुनाव है जहां अपने बूते सत्ता में आने की स्थिति में है नहीं। अब यहां पर सोचिए, यहां पर एक जिक्र आपसे करने की बड़ी जरूरत है। जब बाला साहब ठाकरे थे तो उन्होंने एक स्थानीय लोकाधार समिति बनाई थी। उनका कहना था कि जो लोग यहां रह गए उसमें चाहे यूपी के भैया ही क्यों ना हो, या फिर एक वक्त जो कहते थे लुंगी को पुंगी बना देंगे उसमें दक्षिण भारत के भी क्यों ना हो, तो सभी को मिलाकर वो जान गए कि आने वाले वक्त की राजनीति में सबको साथ लेकर चलना है। तो स्थानीय लोकाधार समिति बनाई उन्होंने। अब उसमें सेंध लगाने के लिए एकनाथ शिंदे ने पहल शुरू की। उस पहल का तरीका, चूंकि घटना आज की ही है या कल की है, आप कहिए, जो गोविंदा होते हैं वो अलग अलग जगहों पर मोहल्ले दर मोहल्ले उनका क्लब होता है। उस क्लब में इस बार इनाम ज्यादा दे दिया गया और उस इनाम की शक्ल में उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो कहीं सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात हो नहीं रही है, क्योंकि कॉरपोरेट भी अब पैसा सरकार जो मौजूदा है वहां पर उनको नहीं देना चाहता है। वो चाहता है पैसा दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से ही चीजें चलें। लेकिन दिल्ली अगर इस बात पर अटक गई है कि राजनीति पैसे के आश्रय हो सकती है, क्योंकि जब शिवसेना टूट रही थी तो सवाल सिर्फ सीबीआई ईडी का नहीं था, 25 से 50 करोड़ रुपए देने का भी जिक्र हो रहा था उस दौर में, और खुले तौर पर शिवसेना ने आरोप लगाए थे। संजय राउत तो बकायदा बता रहे थे कि देखिए 25 से 50 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, तभी ये शिफ्ट हो रहे हैं। यही स्थिति देखिए झारखंड में आ गई। चंपई सोरेन वहां चले जा रहे हैं, 30 तारीख को ज्वाइन करेंगे।
पैसे को लेकर क्या खेल होता है, इसको लेकर हेमंत सोरेन ने जिक्र कर दिया, उस पे हमारा रोक तो है नहीं। इस राजनीति के मद्देनजर बड़ी बात यह है, क्या ये मराठी और गुजराती की परिस्थिति में अब वोटर, जो कोर वोटर बीजेपी का महाराष्ट्र में रहने वाला है, वह भी नहीं सट पा रहा है कि जब तक आप महाराष्ट्र की जमीन पर मराठी राजनीति को जगह नहीं देंगे और मोदी और शाह के आसरे अपनी बिसात बिछाएंगे तो मुश्किल होगी। और इसके उलट असर क्या है, भिवंडी का इलाका हो, मालेगांव का इलाका, शिवसेना को वोट क्यों जा रहे हैं? ये कौन सी परिस्थिति एक झटके में बदल गई? और इन सब के बीच जो महाराष्ट्र की एकता को जोड़ने की जो परिस्थिति तिलक के दौर, बाल गंगाधर तिलक के दौर से रही, वो मौजूदा वक्त में कुलांचे मारने लगी है। कल्पना कर सकते हैं महाराष्ट्र के भीतर की परिस्थिति में लाल बादशाह की मजार वहां पर है, वहां पर सबसे बड़ी प्रतिमा गणेश के वक्त में बनती है, गणेश जयंती के वक्त में वहां पर स्थापित की जाती है। यह यूनिटी को कहीं सेंध तो नहीं लगाई जा रही और इसका असर यह है कि पहली बार महाराष्ट्र के भीतर के चुनाव को लेकर लोगों में गुस्सा है, इस बात को लेकर गुस्सा है कि उन्होंने वहां के संस्कृति को विभाजित किया है, वहां के कल्चर को डिस्टर्ब किया और दोबारा से जो संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन था उसकी यादों को ताजा कर दिया गया है। क्या ऐसी परिस्थिति में बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जमीन बरकरार भी रख पाएगी? यह सवाल अब कॉरपोरेट के भीतर घुस चुका है। कॉरपोरेट की हकीकत को इस रूप में समझें कि तकरीबन वहां पर जो बिलियनियर्स हैं उनकी कुल पूंजी 960 बिलियन डॉलर यानी 80 लाख करोड़ की है, जो उनका अपना नेटवर्थ है, जो जाहिर है शेयर बाजार के आसरे आप समझ पा रहे हैं। और इस दौर में सरकार जो रिफॉर्म करने निकली, उस रिफॉर्म से कॉरपोरेट को लाभ हुआ है। उसके एक दो हिस्से को हम आपको बतला दें तो और आपके जहन में बात साफ हो जाएगी। मसलन सरकार बार बार जिक्र करती है नल से जल, करती है जिक्र, 2019 में ऐलान किया गया था, इसका पूरा बजट था 3,60,000 करोड़। जानकर आपको हैरत ना हो कि इस दौर में बोतल बंद पानी से जो बिजनेस से जो कमाई है इस देश के भीतर में, वो तकरीबन 2.5-3 लाख करोड़ पार कर चुकी है। दुनिया भर में वो 30 लाख करोड़ पार कर चुकी है, भारत में वो 2.5-3 लाख करोड़ के करीब मुनाफे में आ गई है। यानी नल से जल का काम तो पूरा हुआ नहीं। और उसकी लिस्ट हमारी टीम ने बनाई और कहा इसको बता जरूर दीजिएगा कि नल से जल में कहां कहां काम पूरा हो गया है। गोवा सरकार के दस्तावेज कहते हैं गोवा में पूरा हो गया, गुजरात में पूरा हो गया, हरियाणा में कहते हैं पूरा हो गया, पुडुचेरी में हो गया, दादर नगर हवेली में हो गया, दमन दीव में हो गया, अंडमान निकोबार में हो गया। नहीं, यूपी में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, झारखंड में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ। ये मैसेज जो है अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जो किसी प्रोजेक्ट का पैसा भी है वो कैसे प्राइवेट हाथों में जाए और उसके समानांतर एक बिजनेस खड़ा हो जाए। क्योंकि ये नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो था उसको रीस्ट्रक्चर और रीडिफाइन किया गया। इससे भी एक बात और आगे निकल जाती है कि क्या रिफॉर्म का मतलब यही था? हमें तो रिफॉर्म का मतलब एक चीज और नजर आती है। इस देश के भीतर में जो रिफॉर्म होने थे वो तो हुए नहीं। एजुकेशन और मेडिकल के क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट हमारी टीम ने जब निकाली तो वो चौंकाने वाली हमें इसलिए लगी क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हो रहे थे वो काम कैसे ना सिर्फ रुके बल्कि पता चला कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है उस एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से इस देश में औसतन फीस बढ़ोतरी लगभग 32 से 35% हो गई। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड के बाद से किया गया उसमें इस देश में इलाज कराना लगभग 39% तक एवरेज बढ़ गया। यहां पे जब हम जिक्र आपसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कर रहे हैं, पता नहीं क्यों हमें पीएम केयर्स भी याद आ जाता है। सोचिए पीएम केयर्स, कोई जानकारी नहीं कि 12,000 करोड़ से ज्यादा का रुपया कहां चला गया, किसके पास चला गया, क्योंकि उसकी ऑडिट भी नहीं कोई कर सकता है, आरटीआई से जानकारी भी नहीं ले सकता है। और उसमें पैसा देने वाले रिलायंस ने 500 करोड़ रुपए दिए थे, अडानी ने 100 करोड़ रुपए दिए थे, पेटीएम वालों ने 500 करोड़ रुपए दिए थे, जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए दिए थे। कॉरपोरेट की वहां भी लिस्ट है जिनका अड्डा मुंबई ही रहा है और वो पैसा उस रूप में देते हैं। और ये पैसा एक वक्त
मुंबई पर कब्जा करने वाली शिवसेना के पास चले जाता था और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी 2013-14 के भाषण में खुले तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना को वसूली पार्टी कहते थे। और कॉरपोरेट से वसूल कॉरपोरेट के तर्ज पर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन उसको गैर कानूनी तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिस तरीके से तब्दील किया गया वो एक चेहरा था। दूसरा चेहरा पीएम केयर्स का है, क्योंकि उस दौर में जानकारी दी गई कि 3,000 करोड़ से ज्यादा इस देश के भीतर में ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर, बेड पे खर्चा किया गया। हमारी टीम ने अलग अलग जगहों पर पता लगाया और उसमें खास तौर से महाराष्ट्र में जो 72 ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर का जो पूरा मसला था, उसमें पिंपरी चिंचवाड़ के इलाके में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल में 17 गए थे, कोई काम नहीं कर रहा। ऐसे आंकड़े अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से निकल कर आए। यानी एक पूरा गिमिक इस देश के भीतर में रिफॉर्म के नाम पर जो क्रिएट किया गया, उसने साफ बता दिया कि कॉरपोरेट को मुनाफा देना और उसके जरिए राजनीति साधना, उसके पूंजी के आसरे टिके रहना और उसकी पाइपलाइन को किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तक ना पहुंचने देने की सोच होनी चाहिए। लेकिन पहली बार कॉरपोरेट भी अब इसे समझने लगा है कि क्या वाकई अगर महाराष्ट्र में बीजेपी हारती है, मुंबई पर इंडिया का कब्जा हो जाता है, इंडिया गठबंधन का कब्जा हो जाता है और दिल्ली में आप अल्पसंख्यक के तौर पर है, वहां पर एनडीए के भीतर से बार बार आवाज आ रही है अलग अलग माध्यमों से, हमारा ये काम, हमें इतना पैसा चाहिए। रास्ता क्या होगा? महाराष्ट्र चुनाव सही मायने में दिल्ली की कुर्सी की चाबी वहीं पर है और उस कुर्सी की चाबी को किसको सौंपा जाए, इसको लेकर चिंतन मनन एनडीए के भीतर भी है और संघ के भीतर भी है, क्योंकि संघ भी इस दौर में कॉरपोरेट को समझ चुकी है और खास तौर से जो संघ के करीबी हैं लेकिन बीजेपी में उनको हाशिए पर ढकेल दिया गया, इस दौर में वो भी कॉरपोरेट के साथ रिश्तों को निभाते हैं। उसमें भी महाराष्ट्र या नागपुर के नेता के नाम को लेने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन कॉरपोरेट को लेकर राजनीतिक कशमकश दिल्ली की सत्ता को प्रभावित करेगी, यह सच महाराष्ट्र चुनाव खत्म होने दीजिए आपकी आंखों के सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।